बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स कि किसी भी कानून के नुक्ता नज़र से ह्यूमन राइट्स की क्या अहमियत हो सकती है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंग एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। ह्यूमन राइट्स का मतलब है बुनियादी हकूक़, कि किसी भी इंसान को बुनियादी हकूक़ कौन से चाहिए होते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल लॉ की रूह से है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है नेशनैलिटी, कि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो भी बंदा किसी भी मुल्क में रहता है उसका ये बुनियादी हक है कि उसको वहाँ की शहरियत या नेशनैलिटी दी जाए। दूसरा है लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, कि पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आज़ादी के मुताबिक गुजार सके, और उसकी जो सिक्योरिटी है पर्सन की वो भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स, कि उसके बुनियादी हकूक़ क्या हैं। उसके बाद फ्रीडम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि उसको आज़ादी हक़ रायदही मिलना चाहिए, कि वो बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो अपना हक़ इस्तेमाल कर सके। फ्री ह्यूमन बीइंग, हर इंसान का ये बुनियादी हक़ है कि वो एक आज़ाद इंसान के तौर पे पैदा हुआ है और आज़ाद ही उसे रखा जाए, उसको ग़ुलाम बनाने का कानून जो है वो नहीं होना चाहिए। स्लेवरी एंड सर्विट्यूड, इसका मतलब है कि उसको कैद नहीं किया जा सकता किसी भी मकसद के बगैर। हाँ, अगर उसने कोई जुर्म किया तो फिर उसे कैद किया जा सकता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके लिखा है। जैसे कि सर्विट्यूड का मतलब मैंने लिखा है कैद बेमुशक्कत। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, उसे मूवमेंट की आज़ादी मिलनी चाहिए, नकलो हरकत की, कि वो कहीं भी आ जा सके अपनी मर्ज़ी से। उसको जहाँ वो चाहे वहाँ पे रैश अख्तियार करने का हक़ मिलना चाहिए। उसके बाद 7वां पॉइंट है प्रॉपर्टी, कि वो वहाँ पे जहाँ रहता है वहाँ या किसी भी पूरे मुल्क में किसी भी जगह पे प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, जायदाद अपनी बना सकता है। थॉट एंड रिलीजन, कि उसको सोच का जो है वो हक़ मिलना चाहिए, वो जिस तरह से बेहतर समझे अपने लिए वो सोच का इजहार कर सकता है। रिलीजन, किसी पे कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कि वो कौन सा मज़हब अख्तियार करे। जो मज़हब या जिस मज़हब पे वो है उस मज़हब पे उसे कायम रहने का बुनियादी हक़ हासिल है। उसके बाद एजुकेशन, की तालीम उसका बुनियादी हक़ है कि वो जो चाहे तालीम हासिल कर सकता है। मैरिज एंड फैमिली, कि वो शादी कर सकता है, अपना ख़ानदान बना सकता है। 11 पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन कल्चरल लाइफ, कि वो अपनी जो सकाफ़ती ज़िंदगी है उसमें हिस्सा लेने का या पार्टिसिपेट करने का फुली हक़ रखता है। उसके बाद अगला पॉइंट है पीसफुल असम्बली एंड एसोसिएशन, कि वो कहीं भी किसी इज्तिमा में शिरकत कर सकता है, इज्तिमाई तौर पर लोगों को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन ये इज्तिमा जो है पूरा मन होना चाहिए। ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, हर एक को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी जो है वो ओपिनियन या एक्सप्रेशन का इजहार कर सके। टॉर्चर एंड क्रूअल और इनह्यूमन ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, कि उसे टॉर्चर या पनिशमेंट देने का अख्तियार नहीं है अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया। रिकग्निशन बिफोर लॉ, कि उसकी जो है वो रिकग्निशन होनी चाहिए लॉ के मुताबिक, कि उसका अपना कोई तशख़्ख़ुस होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, के कानून की नज़र में तमाम जितने भी लोग किसी मुल्क के हैं वो बराबर हैं, चाहे वो कोई अमीर है या गरीब है। उसके बाद अगला पॉइंट है इफेक्टिव रेमेडी, कि अगर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो उसको प्रॉपर तौर पे उसकी जो है वो हक़ तलफ़ी कहीं पे हुई है तो उसको उसका हक़ मिलना चाहिए। आर्बिट्री इंटरफेरेंस, कि अगर कहीं पे वो कोई इंटरफेरेंस कोई करना चाहिए, यानी उसको किसी भी मामले में उसके जो मामलात हैं उनमें कोई इंटरफेरेंस या मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। असाइलम, पनाह गज़ीन अगर वो है किसी मुल्क में तो वहाँ पे अगर उस मुल्क ने उसे पनाह दी है तो पनाह गज़ीनों के मुकम्मल तौर पे हकूक़ उसको मिलने चाहिए। पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, जिस मुल्क की वो शहरियत रखता है उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसमें उसे पार्टिसिपेट करने का मुकम्मल हक़ हासिल होना चाहिए। तो ये 20 पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ये 20 पॉइंट जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ह्यूमन राइट्स को ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन राइट्स रिकग्नाइज बाय इस्लाम। इस्लाम ने जो है वो मुख्तलिफ़ हकूक़ दिए हैं इंसानों को इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसमें इस्लाम स्टेट्स दैट अल्लाह हैज़
granted human rights to human being, so no one can hinder them, कि अल्लाह ने हर इंसान को बुनियादी हकूक़ दिए हैं और कोई भी जो है दूसरा इंसान उनमें रुकावट पैदा नहीं कर सकता। इससे पहले हमने डिस्कस की है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक क्या हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में इस्लाम के मुताबिक ह्यूमन राइट्स क्या हैं। इसमें जो पहला हक है वो है राइट ऑफ लाइफ, उसे ज़िंदा रहने का अख्तियार मिलना चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो बुनियादी उसके जो ज़रूरियात हैं जैसे पानी, खुराक, शेल्टर, एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ, ये सारे उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये उसे मिलनी चाहिए। रिलीजन, हर इंसान का ये बुनियादी हक़ है कि वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उस मज़हब के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है और कोई दूसरा जो है वो किसी भी इंसान को उसके मज़हब को तब्दील करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे मज़हब में जाना चाहे तो इस्लाम उसकी इजाज़त देता है। जस्टिस, कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। डिग्निटी, कि उसकी जो है वो वक़ार का ख्याल रखा जाए, कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिसके उसका जो वक़ार है वो या उसकी इज़्ज़त नफ्स है वो जो है मुतासिर हो। प्रॉपर्टी, क्या हर मुसलमान का बुनियादी हक़ है कि वो अपनी जायदाद जो है वो बना सकता है और कोई भी दूसरा इंसान उसे उसकी जायदाद से बेदखल नहीं कर सकता। इक्वालिटी, तमाम जो मुसलमान हैं वो इस्लाम में बराबर हैं और किसी भी मुसलमान को किसी दूसरे पे कोई सबकत हासिल नहीं है, हाँ सिवाय परहेज़गारी के और इबादत के। मोमेंट, उससे जो है वो मुकम्मल इस्लाम ये हक़ देता है कि वो जहाँ चाहे आ जा सकता है। नॉलेज एंड एजुकेशन, उसको इल्म हासिल करना उसका जो है वो बुनियादी हक़ है और एजुकेशन जो है वो उसे प्रॉपर मिलनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन, ये हर मुसलमान का बुनियादी हक़ है कि वो जिस मर्ज़ी पेशे को अख्तियार करना चाहे अख्तियार कर सकता है, लेकिन इसमें ये जहन में रखना चाहिए कि जो अच्छे मुअज़्ज़ज़ जो हैं वो पेशे हैं वो अख्तियार करे, चाहे वो मेहनत मजदूरी करे, चाहे वो किसी ऑफ़िस में जॉब करे या गवर्नमेंट की या प्राइवेट कोई भी जॉब वो कर सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार का उसे बुनियादी हक़ है कि जो वो इजहार करना चाहता है उसके इजहार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एसोसिएशन, कि वो इज्तिमा साजी कर सकता है। पार्टिसिपेशन इन स्टेट अफेयर्स, कि वो गवर्नमेंट के जो अफेयर्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन कर सकता है और जहाँ उसे ज़रूरत महसूस हो वो मदाखलत करने का हक़ भी रखता है, बशर्ते कि वो इंसाफ पे हो। इसमें आप देखें कि मैंने जितने भी पॉइंट्स हैं ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम के, उनके आगे जो मेन उनका थीम है उसकी मैंने एक लेटर की सूरत में उससे ज़ाहिर किया है। जैसे राइट ऑफ लाइफ को मैंने एल से ज़ाहिर किया है, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को मैंने एन से ज़ाहिर किया है। ये सारा जो है वो इन 14 पॉइंट्स को मेमोराइज़ करने के लिए है। जैसे इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो आगे पीछे करके हमारे पास ये जेलर, पकास, पेनमेड एक लफ्ज़ बनता है। अगर ये लफ्ज़ हम जहन में रख लें तो जैसे जे से जो जस्टिस है, उसके बाद एल से जो है वो लाइफ है, इस तरह से तमाम मीनिंग जो हैं वो और तमाम जो ये पॉइंट्स हैं हम आसानी से जहन नशीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द राइट ऑफ रेफ्यूजीज़ इन द आई ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि जो पनाह गुज़ीन हैं उनका इंटरनेशनल लॉ में क्या हकूक़ हैं उनके। इस सिलसिले में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। हिस्ट्री रिवीज दैट सोसाइटीज़ हैव वेलकम्ड frightened strangers and violence victims. This sanctuary offering has been observed throughout the world. कि तारीख़ जो है वो इस चीज़ की गवाह है कि जहाँ पे भी किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी हुई और वो उस मुल्क से हिजरत करके किसी दूसरे मुल्क में गया तो उस मुल्क ने उन खौफज़दा लोगों को जो वहाँ पे अजनबी थे उनको वहाँ पे वेलकम किया और उनको वहाँ पे उनके हकूक़ दिए। राइट ऑफ रेफ्यूजीज़ जो हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ 9 पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। जैसे कि पहला है फैमिली, राइट टू यूनिटी ऑफ फैमिली, कि ये हर पनाह गज़ीन का बुनियादी हक़ है कि जितने भी पनाह गज़ीन कहीं पे पहुँचे अगर वो कोई फैमिली है तो उनको इकट्ठा वहाँ पे रखा जाए। ये नहीं हो सकता कि वो मुल्क जिसने उन्हें पनाह दी है उन सबको जो है वो अलग-अलग रखे। जैसे फैमिली में वालिदैन पेरेंट्स हैं
और उनके बच्चे हैं उन सबको इकट्ठा रखा जाना चाहिए। राइट टू गुड ट्रीटमेंट, कि उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो, अच्छा जो है उनके साथ बर्ताव हो, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी या कोई पनिशमेंट या टॉर्चर की तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन उनका हासिल करना जो है वो बुनियादी हक़ है किसी भी जो है वो पनागज़ीन का। उसके बाद नॉन रिफॉल्वमेंट, कि रिफ्यूजीज शुड नॉट एनफोर्स टू रिटर्न टू ओरिजिन स्टेट स्पेशली व्हेन सेफ्टी नॉट ग्रांटेड, कि अगर वो जहाँ पे उन्होंने पनाह ली है वो उस मुल्क को ये नहीं चाहिए कि वो उन्हें फोर्स करे कि वापस अपने मुल्क में जाएं जहाँ पे उन पे जुल्म हुआ था, ख़ास तौर पे उस वक्त जब उनकी जो सेफ़्टी है वो मशकूक हो। हाँ, अगर उनको जो है उनकी सेफ़्टी मशकूक नहीं है तो वो ख़ुद भी जाना चाहें तो वो अपने मुल्क में जहाँ से वो आए थे वापस जा सकते हैं और ये उनका बुनियादी हक़ है। 5वां पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि राइट टू एंजॉय हेल्दी एंड स्टैंडर्ड लाइफ विद हाउसिंग, फूड, क्लोथिंग एंड मेडिकल केयर। 6वां पॉइंट है राइट टू एंजॉय लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। 7वां पॉइंट है राइट ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस। और लास्ट पॉइंट 9th है राइट ऑफ थॉट, कॉन्साइंस एंड रिलीजन, कि उसको अपना नज़रिया, अपना ईमान और अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का बुनियादी हक़ हासिल है। अभी तक हमने 3 किस्म के राइट्स जो हैं वो डिस्कस किए यहाँ पे। पहला हमने इंटरनेशनल लॉ में डिस्कस किया, दूसरा इस्लाम की नज़र में, और तीसरा रेफ्यूजीज़ की जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको हमने डिस्कस किया। अगर आप गौर करें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो तीनों में रिपीट कर रहे हैं, इससे आपको इन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ज़हन नशीन करने में आसानी रहेगी। 4th क्वेश्चन है हमारा डिफाइन टेररिज्म, डिस्कस इन डिटेल इट्स इफ़ेक्ट ऑन सोसाइटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टेररिज्म जो है वो इसका क्या इफ़ेक्ट है। सबसे पहला इसमें एडिंग है इंट्रोडक्शन, टेररिज्म इज़ द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। टेररिज्म ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त दहशतगर्दी जो है वो एक मेन थ्रेट की हैसियत का हामिल है। डिफ़ाइन हम कैसे कर सकते हैं टेररिज्म को, 2 तरीक़ों से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है वायलेंट एक्ट्स आर थ्रेट, और दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस वायलेंस। इफ़ेक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन सोसाइटी पे किस किस्म के इफ़ेक्ट्स करता है। पहला है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, नीड, फियर, कि उसको खौफजदा करना। पॉलिटिकल, डिफ़िकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई पॉलिटिकली डिवाइडेड सोसाइटीज़ थ्रू इट्स एंटी टेररिज्म पॉलिसी। तीसरा पॉइंट है सोशल, कि इंटॉलरेंस, हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय सोसाइटी, की ये चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में उसे जो टेररिज्म जो है वो इनको बढ़ा रहा है, इंटॉलरेंस को, हैरेसमेंट को, डिस्क्रिमिनेशन को। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो है रिलक्टेंट बिहेवियर ऑफ लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि उनको जो है वो अगर कोई बाहर से आके किसी मुल्क में, किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो यानी वो अपने आप को इकोनॉमिकली एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो इस सिलसिले में ये जो इकोनॉमिकल फैक्टर है इस पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो है वो टेररिज्म हो रहा है। कि जैसे कि अगर किसी मुल्क में टेररिज्म बढ़ जाता है तो लोग वहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट से हिचकिचाते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। 5वां पॉइंट है ह्यूमन कॉस्ट, रिजल्ट्स वेरियस ह्यूमन कैजुअलिटीज़ एंड इंजरीज। टेररिज्म जो है वो ह्यूमन लाइफ्स को जो है वो ख़त्म करता है और मुख्तलिफ़ तरीके से अमवात या लोगों को ज़ख्मी करने का बायस बनता है। स्पोर्ट्स, अगर किसी कंट्री में टेररिज्म बढ़ जाए तो वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और इवेंट्स जो हैं वो रुक जाते हैं। टूरिज़्म स्टॉप्स फॉरेन विजिटर्स, कि टूरिज़्म जो है सियाहत वो किसी भी कंट्री की रुक जाती है अगर वहाँ पे टेररिज्म फैल जाए। एजुकेशन सफ़र करती है टेररिज्म की सूरत में, सफ़र्स ड्यू टू अटैक्स ऑन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कि जैसे कि पिछले दिनों पाकिस्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो थ्रेट पे थे, तो इस वजह से ये टेररिज्म जो है वो एजुकेशन को मुतासर करता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं टेररिज्म में। तो ये हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए इसमें था कि टेररिज्म जो है सोसाइटी को किस तरह से ख़राब करता है, साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, स्पोर्ट्स इवेंट्स को,
टूरिज़म को, एजुकेशन को, और ये सारी चीज़ें जो कम होती हैं और बढ़ती इसमें क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो बढ़ जाती हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन ह्यूमन राइट्स, जो टेररिज्म है वो ह्यूमन राइट्स को भी मुतासर करता है। जैसे ये पर्सनस की लाइफ को, लिबर्टी को मुतासर करता है, उसकी मूवमेंट, रेजिडेंस, थॉट्स, रिलीजन को, ओपिनियन को, एक्सप्रेशंस को। जैसे कि इस वक्त मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में लोगों को थ्रेट किया जा रहा है कि वो अपना रिलीजन जो है वो चेंज करें। ख़ास तौर पे इंडिया में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि इंडिया में जो मुसलमान है अगर उन्होंने वहाँ पे रहना है तो वो अपना जो है वो रिलीजन चेंज करें। या किसी भी कंट्री में ऐसा हो सकता है। ओपिनियन और एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है वो मुतासर हो रही है। पीसफुल असम्बली और एसोसिएशन जो है ये मुतासर हो रहा है। एजुकेशन हो रही है मुतासर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है। सबसे पहले इसका जो मेन पॉइंट हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन। यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटर गवर्नमेंट organization which was established in 1945 and which replaced ineffective League of Nations। शुरू में यूनाइटेड नेशंस का पुराना नाम अगर आप जानते हो तो वो लीग ऑफ नेशंस था, जो बाद में यूनाइटेड नेशंस कहलाया और 1945 में इस्टेब्लिश की गई। इसके रोल जो हैं वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से जो हैं वो पहला पॉइंट है, सक्सेस ऑफ यूनाइटेड नेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम और फेल्योर, कि किन मामलात में इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये इन्हें सक्सेस मिली और किन पॉइंट्स में ये जो है वो फेल हो गए। अब सक्सेस इनको किन पॉइंट्स में मिली, मेंटेनेंस ऑफ पीस, कि अमन को बरकरार रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने जो कार्रवाइयाँ की उनमें इन्हें काफ़ी हद तक सक्सेस मिली। दूसरा, प्रोमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने में इन्हें काफ़ी कामयाबियाँ मिली यूनाइटेड नेशंस को। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के मामले में इन्हें कामयाबियाँ मिली। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कि न्यूक्लियर हथियारों का सद्देबाब करने में किसी हद तक इन्हें कामयाबी मिली। उसके बाद फेमाइन, डिजीज़, हेल्थ एंड रिफ्यूजीज़ के केस में जैसे कि कहत वगैरह में इन्हें कामयाबियाँ मिली। और अब हम डिस्कस करते हैं कि किन पॉइंट्स में यूनाइटेड नेशंस को नाकाम रहा और कामयाबियाँ नहीं मिली। वॉर्स, ओपन वॉर्स बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, सिविल वार्स इन अफ्रीका, कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो वार थी उसको ख़त्म करने में यूनाइटेड नेशंस जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके अलावा कोल्ड वॉर्स जो हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, के ये जो सर जंग सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान में थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, इसमें यूनाइटेड नेशंस जो है वो कोई बेहतर किरदार अदा करने से कासिर रहा। सिक्योरिटी काउंसिल, प्रेजेंस ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ ऑलवेज प्रूव्ड ग्रेट इंट्रेंस अगेंस्ट सक्सेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो कोई बेहतर अदा नहीं कर पाए, किरदार नहीं अदा कर पाए इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, क्योंकि ये कभी भी एक पॉइंट पे मुत्तफिक नहीं हो पाए। टेररिज्म को रोकने में जो है वो नाकामी इन्हें हुई। सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सॉवरेनिटी, ख़ुद इरादियत जो है उसमें यूनाइटेड नेशंस जो है वो नाकाम रहा इंटरनेशनल तौर पे, कि वो किसी भी कंट्री को वो ख़ुद मुख्तारियत जो है वो दे पाए। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस फेल टू गिव रियल सपोर्ट टू डिफरेंट स्ट्रगल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हैज़ फेल्ड इन केस ऑफ कश्मीर स्ट्रगल में, फ़लस्तीन स्ट्रगल में यूनाइटेड नेशंस जो है वो नाकाम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू द इंडिविजुअल अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंट्रोडक्शन में है, मैसिव अब्यूजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वर कमिटेड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार and millions of human beings lost their lives. This leads world nations to preserve human lives in coming centuries and develop a strong belief that there should be some rights for everyone. This belief
was finally given shape of Universal Declaration of Human Rights in 1948। अब ये हैं क्या? इसमें पहला पॉइंट है एजुकेशन, दूसरा है नेशनैलिटी, तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, चौथा पॉइंट है फ्री एंड इक्वल, पांचवा है पीनल ऑफेंसेस, छठा पॉइंट है सोशल सोसाइटी, सोशल सिक्योरिटी, उसके बाद इफ़ेक्टिव रेमेडी, इक्वल बिफोर लॉ, मैरिज एंड फैमिली, राइट्स ऑफ फ्रीडम, फेयर एंड पब्लिक हियरिंग, ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मूवमेंट एंड रेजिडेंस, assembly एंड एसोसिएशन, असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, कि मुकदमाबाजी से पनाह, पार्टिसिपेशन इन कल्चरल लाइफ, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, adequate standard of living, arbitrary interference of or attack, thought, conscience and religion, life, liberty and security, prohibition of slavery, recognition as person before law, prohibition of arbitrary arrest, detention or exile, prohibition of torture or cruel treatment or punishment। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये पिछले जो मैंने ह्यूमन राइट्स बयान किए उनमें किसी हद तक डिफ़ाइन हो चुके हैं। उसके बाद सातवां इसमें क्वेश्चन है डिफाइन प्रोविजन ऑफ टॉर्चर इन इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि टेररिज्म को रोकने के लिए ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इंटरनेशनल तौर पे क्या हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आर्टिकल 5 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड्स दैट नो वन शुड बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, इनह्यूमन और डिग्रेडेशन ट्रीटमेंट। यूरोपियन कन्वेंशन आर on human rights, article 3 of European convention on human rights states that no one should be subjected to torture. Conventions on the rights of disabled, article 15 of this convention states that no one should be treated with torture, no one can be used for medical or scientific experiments without consent। जैसा कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ मेडिसिन का तजर्बा जो है वो इंसानों पे करते हैं, तो वो मेडिकल या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए ह्यूमन लाइफ्स नहीं हैं। प्रोवाइड्स लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशल मेयर्स फॉर डिसेबल्स, कि जो माजूर अफराद हैं उनके लिए हकूक़ का तयन करना। इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, आर्टिकल 7 ऑफ दिस कॉन्वेनेंट प्रोवाइड्स प्रोविजंस ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स। उसके बाद कन्वेंशंस अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। मेन इसके जो प्रोविजंस हैं वो है पहला डेफिनेशन ऑफ टॉर्चर, इफ़ेक्टिव लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशल और अदर मेयर्स, और उसके बाद एक्स्ट्राडेशन। एक्स्ट्राडेशन का मतलब है मुजरिम को उसके मुल्क के हवाले करना, कि एक मुजरिम जो है वो किसी दूसरे मुल्क में फ़रार हो गया और वहाँ पे अगर वो कंट्री जो है वो उसे उसके पिछले कंट्री को वापस करे तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्राडिशन। क्रिमिनल लॉ, टॉर्चर शुड बी अ क्राइम एंड पनिशेबल। टॉर्चर जो है वो एक क्राइम का दर्जा उसे दिया जाना चाहिए और इसकी प्रॉपर तौर पे कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। उसके बाद हर जितने भी कवानीन हैं उनका प्रॉपर कोई प्रोसीजर होना चाहिए। यूनिवर्सल जुरिडिक्शंस होनी चाहिए विक्टिम ऑफ टॉर्चर, कि जो भी टॉर्चर का विक्टिम है उसका ये हक है कि वो शिकायत कर सके अपने जो उस पर जुल्म सितम हुआ उसके बारे में। एविडेंस बैन्स यूज़ ऑफ एविडेंस एक्वायर्ड थ्रू टॉर्चर, कि ये इस चीज़ की अकतलफ़ी या मसला शिकनी करता है कि कोई भी बयान जो है वो टॉर्चर से या तशद्दुद से लिया नहीं जाना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली अक्सर केसेस में जो है पुलिस वो ये काम करती है कि वो टॉर्चर करके किसी भी बंदे पे उससे अपनी मर्ज़ी का कोई भी बयान ले लेती है। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन कमेटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, दिस कन्वेंशन हैज़ एस्टेब्लिश एन ऑप्शनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बिटवीन स्टेट पार्टीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन रेसिज्म, हाउ इट इज़ एलिमिनेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस। टू distinguish other races as inferior or superior regarding characteristics or abilities, कि जो नस्ल प्रस्ती है उसको ख़त्म करने में यूनाइटेड नेशंस जो है उसका क्या किरदार रहा।
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स एनी distinction, exclusion, restrictions or preference which is based on race, descent, national or ethnic origin। प्रोविजंस जो हैं इसने दी, जो उसमें पहला पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी इनका जो है वो एलिमिनेशन होनी चाहिए, ख़त्मा हो प्रोहिबिशन, इसका ममनू होना चाहिए, लेजिस्लेशन कोई प्रॉपर जो है वो कानून साजी हो इसकी। उसके बाद रेशियल सेग्रीगेशन एंड अपार्थाइड की असबियत जो है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। उसके बाद इंसाइटमेंट ऑफ रेशियल हेट्रेड, एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन एंड रेमेडीज़, प्रमोशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड फ्रेंडशिप, कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस के प्रॉपर जो है वो कोई कमेटीज़ होनी चाहिए इसका ख़ात्मा करने के लिए जो इसके फैसले करें। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म को मैकेनिज़्म होना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको किस तरह से ख़त्म किया जाएगा। 9th क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल इन कंपोजिशन, पावर एंड रोल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ICJ एब्रीविएशन के तौर पे हम कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन, ICJ या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज क्रिएटेड एज प्राइमरी जुडिशियल ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो है वो ICJ जो है इस्टेब्लिश की गई। कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ जजेस जो हैं वो 15 हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस, हर ऑफिस जो है जज जो है उसकी लिमिट 9 साल तक है। उसके बाद इलेक्शन ऑफ जजेस बाय जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल जो है इनका इलेक्शन करती है, इन्हें इलेक्ट करती है जजेस को। उसके बाद री इलेक्शन ऑफ जजेस कैन बी इलेक्टेड, जजेस जो हैं वो जिनका 9 साल पूरे हो गए हों वो दोबारा से भी इलेक्ट हो सकते हैं। एड हॉक जजेस कैन सिट ऑन कॉन्टेंशियस केसेस, कि अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूटेड केस है उसमें एड हॉक जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद चैम्बर्स जनरली सिट्स एज फुल बेंच बट कैन ऑल्सो सिट्स एज अ चैम्बर ऑन सम ओकेजन्स, कि आम तौर पे जो है वो फुल बेंच की सूरत में जजेस जो हैं फैसला करते हैं, लेकिन वो चैम्बर में भी फैसला कर सकते हैं कुछ ख़ास केसेस में। जुरिडिक्शन, पावर्स एंड फंक्शंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसकी जुरिडिक्शंस क्या हैं, उसकी पावर्स और फंक्शंस क्या हैं, ये 3 हैं। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एडवाइजरी हो सकती हैं, ऑब्लिगेटरी हो सकती हैं और वॉलंटरी हो सकती हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लिमिटेड ऑब्लिगेटरी जुरिडिक्शन है ये। ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एंड एंटरप्राइजेस, अदर इंटरनेशनल कोर्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वर्क इंडिपेंडेंटली फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन से आज़ादाना तौर पे अपना काम करती है। फुल सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कैन वीटो एनफोर्समेंट ऑफ रूलिंग ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो इसमें अपने रूल्स जो हैं वो इन्फोर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये जहाँ तक जितने भी मेन पॉइंट्स थे इस टॉपिक के ह्यूमन राइट्स के, वो मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चंस और आंसर्स की सूरत में एक्सप्लेन कर दिए। और मुख्तलिफ बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं, वो जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो इसको जो है वो गाइडलाइन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कि अगर कहीं पे उन्हें पूरी समरी चाहिए ह्यूमन राइट्स टॉपिक की तो वो इन नोट्स से ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो है वो नोट्स आसान अल्फाज में जो हैं वो पसंद आए होंगे। और जो है इसी तरह से डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने उन पे वीडियोस पहले से बनाई हुई हैं, उम्मीद है आप वो पसंद करेंगे।